वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का हिंदी कोर का पेपर एंड इसको आपको ध्यान से समझना। ये कोर है, इलेक्टिव नहीं है। काफी ज्यादा बच्चे ये समझ नहीं पाते कि उनके पास इलेक्टिव है या कोर है। तो सिंपल सा तरीका, आपके पास दो किताबें हैं। अगर इलेक्टिव है आपके पास तो इसके अंदर अंतरा एंड अंतराल दो किताबें हैं, अंतरा अंतराल नाम से। तो ये दो किताबें आपके पास होगी। एंड जिन बच्चों के पास कोर है, कोर में दो किताबें की नाम है, एक तो आरोह है एंड दूसरा जो है वितान है। ये आपके पास किताब है अगर, तो उसका आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर हिंदी कोर का। एंड इलेक्टिव का ऑलरेडी हमने पेपर करवाया हुआ है, तो जो बच्चे इलेक्टिव वाले वो भी जाके पेपर्स को देख सकते हैं। पैटर्न की बात करें पेपर की, तो आप सभी को पता होगा 80 नंबर का आपका पेपर होता है एंड 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर को करने के लिए। हिंदी का पेपर जो है दो सेक्शन में डिवाइड होता है। अगर हम देखें, दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला अगर देखें सेक्शन ए, इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो सभी बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसके अंदर टोटल 40 एमसीक्यू क्वेश्चन। दूसरे की बात करें खंड ब की, तो इसके अंदर 8 क्वेश्चन होंगे एंड इसके भी सब पार्ट्स होंगे। तो 8 क्वेश्चन इसके अंदर होगा एंड आपका जो है 6 क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो रहेगा खंड ए में। तो टोटल जो है 14 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं। आइए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, जहां पे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यू टाइप होंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। ये सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है गद्यांश को लेकर एंड इसे आपको पढ़ना है एंड इससे रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको देना है। कभी भी आपको पूरा इसे पढ़ना नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका इससे। आप डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आए एंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप स्वयं को जितना ज्ञान से चमकाते जाएंगे। इसमें जो इन्होंने रेखांकित किया हुआ है, इन्होंने बोला है उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द जो किया हुआ है के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। किसके संदर्भ में प्रयोग किया गया, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, जैसे क दिया हुआ है आपके सामने कि प्रकाशमान वस्तु को और अधिक प्रकाशित करने के लिए। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा दिया हुआ है अपने विवेक में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी करने, भाग्य को अपने अनुकूल बनाने या अभिमान में बढ़ोतरी करने। क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, ध्यान से समझना है। अपने स्वयं आप स्वयं को जितना ज्ञान से चमकाते जाएंगे का मतलब क्या होगा, अपने विवेक में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी करने को लेकर इसका राइट आंसर हाँ निकल कर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा पहला क्वेश्चन, यानी पहले क्वेश्चन का पहला। आगे की तरफ आएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसमें पूछा गया है गद्यांश के आधार पर जो है शक्ति संचयन का सटीक अर्थ आपको पहचानना है। अगर आप गद्यांश पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा शक्ति संचयन का सटीक अर्थ क्या है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं गद्यांश में जाकर तो आप पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको एक बार गद्यांश की तरफ लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे देखेंगे ये गद्यांश है आपका एंड इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर हिंट मिल जाएंगे या आंसर भी मिल जाएंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इससे आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं ना कि आपका गद्यांश सेम आ जाए। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपका होता है। गद्यांश के आधार पर शक्ति संचयन का सटीक अर्थ पहचानना है, लगातार प्रयास करते रहना, संकटों के पीछे ढकेलते रहना, संकटों को पीछे ढकेलते रहना, निरंतर अपनी क्षमताओं का विकास करना है, परिणाम के बारे में विचार करके कर्म करना। तो ये कभी नहीं हो सकता। लगातार प्रयास करते रहना ये हो सकता है, लेकिन सबसे अगर राइट आंसर की बात करें तो क्या है, निरंतर अपनी क्षमताओं का विकास करना। ऑप्शन जो ग है वो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चले तो तीसरा क्वेश्चन है गद्यांश में रेखांकित पंक्ति जो बोला गया है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है गद्यांश में रेखांकित पंक्ति उस व्यक्ति के किसको व्यक्त करती है, आपको बताना है। दुष्चरित्र को, आलस्य, ज्ञानाभाव या अड़ियलपन। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा गद्यांश में रेखांकित जो पंक्ति है उसमें ज्ञानाभाव को, ऑप्शन जो ग है इसको प्रदर्शित करती है। तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक मिनट, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आपका पूछा गया है गद्यांश के आधार पर गलत कथन कथन आपको पहचानना है। तो फौजी युद्ध आने पर ही तैयारी करते हैं, संचित शक्ति विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। संचित शक्ति क्या है, विकास का जो मार्ग है प्रशस्त करती है। अक्सर लोग सफलता का मूल्य नहीं चुकाना चाहते, कुछ युवक निरंतर प्रयास नहीं करते, करने से छोटे पद पर बने रहते हैं। ये आपके पॉइंट्स दिए हुए एंड गद्यांश के आधार पर आपको गलत जो कथन है वो आपको पहचानना है। तो फौजी युद्ध आने पर ही तैयारी करते, ऐसा नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन जो का है वो निकल कर आ जाएगा गलत। आगे आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 है आपका गद्यांश में संचित शक्ति को पूंजी कहा गया है।
उपयुक्त जो वाक्य है उसमें रेखांकित शब्द जो पूंजी है किसकी ओर संकेत करता है आपको बताना है। तो गद्यांश में संचित शक्ति को क्या है, संचित शक्ति को क्या कहा गया, पूंजी। पूंजी का आपको बताना है तो औद्योगिक पूंजी, साहित्य में उपलब्ध पूंजी, आर्थिक लाभ से अर्जित पूंजी या प्रचुर सामर्थ्य के विकास की पूंजी आपको बताना है। एंड इसका अगर हम देखें राइट आंसर आपका ऑप्शन घ निकल कर आ जाएगा, प्रचुर सामर्थ्य के विकास की पूंजी इसकी ओर संकेत करता है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, शायद वे अपने आगे के विकास के बारे में नहीं सोचते। कथन क्या दिया गया है, दूरदृष्टि की कमी से विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। दूरदृष्टि की कमी से विकास का मार्ग क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है। कथन दूसरा कहा गया, विषम परिस्थितियों का सामना करने का सामर्थ्य विकसित नहीं हो पाता है। गद्यांश की पंक्ति के आधार पर उपयुक्त कथन के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। अगर हम देखें इसके अंदर सही विकल्प आएगा आपका वो है, हम देखें तो कथन जो है का सही है, ठीक है, एंड ख भी क्या है, सही है। तो ये अगर हम देखें कथन का सही और कथन ख उसका सही परिणाम, तो ये ऑप्शन जो ख है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है, असली कमाई तो उसकी बचत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। ऐसा कहा क्योंकि विकट परिस्थितियों में संचित पूंजी ही काम आती है। आज की जमा की गई पूंजी कल काम नहीं आती है, ऐसा नहीं है, ये गलती हो जाएगा। केवल बचत करने से ही हमारा जीवन यापन होता है। आज बचत की गई पूंजी जो है कल पर्याप्त नहीं होती। तो ये पॉइंट्स आपके लिखे हुए एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये तीनों ही जो है गलत हो जाएंगे। विकट परिस्थितियों में संचित पूंजी ही काम आती है, ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। उपयुक्त गद्यांश का मूल भाव आपकी पाठ्य पुस्तक के किस पाठ से मेल खाता है। आत्म परिचय, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे या मेरी कल्पना का आदर्श समाज। यहाँ पे देखें तो ये मैच खाता है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ऑप्शन जो घ है वो इसका राइट आंसर होगा। 9वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, आज आपके द्वारा किया गया अध्ययन कभी भी आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि लेखक द्वारा बताई गई परिस्थितियां क्या है, प्रमाण, कल्पना, संभावना या वास्तविकता के आधार पर। अगर हम देखें तो संभावना, क्योंकि यहाँ पे बोला गया ना कि आपके द्वारा किया गया जो अध्ययन है कभी भी आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कर सकता है मतलब संभावना है। ऑप्शन जो ग है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, वे सफलता का मूल्य चुकाए बिना सफलता के शिखरों तक पहुंचना चाहते हैं। उपयुक्त पंक्ति का सही आशय पहचानें। सफलता का मूल्य चुकाने से मतलब क्या है कि मेहनत किए बिना, एक तरह से मेहनत किए बिना जो है वो क्या पाना चाहते हैं, सफलता, सफलता के शिखरों तक पहुंचना चाहते हैं। इसका मीनिंग क्या है, तो बिना मेहनत किए उन्नति पाना, धन देकर सफलता को खरीदना, अत्यधिक परिश्रम से प्रगति पाना, असफल होकर ठोकर से संभलना। अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो क्या कहा गया, बिना मेहनत के उन्नति पाना, ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपके 10 एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए। एंड ये पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैंने आपको गद्यांश दिखाया नहीं है बार बार, क्योंकि ये क्या है बहुत प्रैक्टिस के लिए आपके, आप वहां जाकर, मैंने 1-2 बार दिखा दिया, आप जाकर वीडियो को रोक के देख सकते हैं गद्यांश को। बाकी ये प्रैक्टिस के लिए आपका, सेम बहुत मुश्किल है आना। दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एंड ये आपका काव्यांश है, इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नीचे की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पे पूछे गए। एंड ये आपका जो है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये आपका काव्यांश है, इससे आप पढ़ना चाहे वीडियो को रोक के तो पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यह ना समझो देव पूजा के सजीले उपकरण ये, ठीक है। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है, उपकरण का क्या मतलब है, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, समर्पण की भावना, सुरक्षा की भावना, सुंदर बंधन। यहाँ पे देखिए अगर हम इसका राइट आंसर, तो आपका निकल कर आ जाएगा समर्पण की भावना, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले। दूसरे क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स दिए हुए एंड इसके आधार पर हमें यहाँ पे नीचे बोला गया है कविता के आधार पर सही कथन पहचान। सबसे पहले हम कथन को देख लेते हैं। अश्रु स्वाति नक्षत्र में सीप में गिरकर बना मोती है। पानी शीतल होता है पर आंसू पानी होकर भी शीतल नहीं। मनुष्य को देवताओं और दानवों से श्रेष्ठ बताया गया है। धरती के त्याग और तपस्या की अनेकों गाथाएं मूकवाणी में निहित है। अगर हम देखें तो ये बोला गया है। एंड इसके राइट आंसर की बात करें अगर हम, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा निकलकर, यहाँ पे कथन दिए हुए कई सारे। एंड इसमें देखिए अगर हम, तो कथन जो है वो दूसरा और चौथा सही है। यहाँ पे कथन जो दूसरा और चौथा है, यहाँ पे दूसरा जो बोला गया है,
पानी शीतल होता है यानी ठंडा होता है, पर आंसू पानी होकर भी क्या है, शीतल नहीं होता है। तो ये सही हो जाएगा। एंड चौथा देखें हम, धरती के त्याग और तपस्या की अनेकों गाथाएं मूक वाणी में निहित है। तो ये भी सही है, यानी दूसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आंसू के उत्पन्न होने का भाव किस पंक्ति में आया है? यहाँ पे देखिए हम, शुभ्र मानस से छलक आए तरल ये ज्वाल मोती, मेघ से मांगा ना जल इनको ना भाया सिंधु खारा, यह न समझो देव पूजा के सजीले उपकरण ये, अश्रु यह पानी नहीं ये व्यथा चंदन नहीं। अगर हम देखें इसका राइट आंसर, तो ये आपको पहले ही लाइन में मिल रहा होगा, पहले ए में ही, शुभ्र मानस से छलक आए तरल से ये ज्वाल मोती। मोती हमेशा ज्यादातर यूज किया जाता है जब आंखों से आंसू के लिए यूज किया जाता है हिंदी के अंदर। आगे हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, अन्य का विष मांग कहता है सोजन तू और जी ले, इनमें से कौन सी परिस्थिति उपयुक्त पंक्ति के अर्थ से सबसे अधिक मेल खाती है? तो रोहन अपने भाई की संपत्ति हथियाने के लिए ललायित है, सोनू ने ग्रह क्लेश से मुक्त होने के लिए परिवार का त्याग कर दिया, परिवार का मुखिया सबकी बला स्वयं पर लेकर हंसते हंसते सहता है, पापा बचपन से ही स्वयं को खुश रखते हुए अन्यों को खुश रखते आए हैं। तो क्या, अन्य का विष मांग कहता है सोजन तू और जी ले। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। सॉरी, परिवार का मुखिया सबकी बला स्वयं पर लेकर हंसते हंसते सहता, ये ऑप्शन जो सी है वो सही होगा। एक तरह से परिवार का मुखिया अगर हम देखें तो पापा ही होते, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। वैसे राइट आंसर ऑप्शन सी इसका निकल कर आएगा, क्योंकि परिवार का मुखिया कोई और भी हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। फिफ्थ में कथन दिया हुआ है, स्वयं को दृढ़ बनाने के लिए आंसू और को क्या कहा गया, औजार। कारण क्या, मनुष्य की तीव्र मानसिक पीड़ाओं के कारण यह जन्मात्र न होकर ज्वाला बन गए। तो ये बात सही है। एंड इसकी अगर हम आंसर की बात करें तो कथन स्वयं को दृढ़ बनाने के लिए आंसुओं को औजार कहा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन मनुष्य की तीव्र मानसिक पीड़ाओं के कारण यह जन्मात्र न होकर ज्वाला बन गए, तो कथन एक गलत है, किंतु कारण आर सही उसकी व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोला गया है निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर देने हैं। यहाँ पे आप एक तरह से जो है पैसेज साथ दे दिया गया है एंड इसका स्रोत भी दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उपयुक्त समाचार में कौन सा सूचनात्मक ककार नहीं है? कहाँ बांग्लादेश में तीस्ता उफनी, यानी बांग्लादेश में। कौन बाढ़ में 50,000 लोग फंसे, यानी कौन क्या 30 गांव पानी में डूबे। ठीक है, एंड कैसे लगातार बारिश। तो ये ऑप्शन जो डी है वो ककार में शामिल नहीं होगा, सूचनात्मक ककार नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपका जो दिया हुआ है वो है स्थायित्व की कमी, लिखित भाषा का विस्तार, चिंतन और विश्लेषण का माध्यम। ये आपके 3 पॉइंट दिए हुए एंड उपयुक्त में से मुद्रित माध्यम की विशेषता वाला उचित विकल्प चुनना है। तो अगर स्थायित्व की कमी देखें, लिखित भाषा का विस्तार, चिंतन और विश्लेषण का माध्यम, तो इसमें बोला गया है उपयुक्त में से मुद्रित माध्यम की विशेषताओं वाला उचित विकल्प चुनना है। तो केवल का है, केवल का है, केवल का और ख दोनों है, यानी ख और ग दोनों है। इसमें अगर हम देखें तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका, एक तो लिखित भाषा का विस्तार, ये आपका आ जाएगा मुद्रित माध्यम की विशेषताओं में, एंड चिंतन और विश्लेषण का माध्यम दूसरा आपका, दूसरा एंड तीसरा, यानी ख और ग आपका दोनों सही है। तो ऑप्शन इसके अंदर ख और ग देखें हम तो ऑप्शन डी में है, ये राइट आंसर ये हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये आपका कुछ इस तरह से इमेज दिया हुआ है एंड हाईवे से इंडिया टू थाईलैंड वाला म्यांमार 70% काम पूरा, मंत्री जी ने बताया क्यों अटका है बाकी का। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है एंड स्रोत है, उपयुक्त समाचार लेखन का क्षेत्र आपको पहचाना था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, फिल्म मनोरंजन, अर्थ व्यापार, देश विदेश। अगर हम देखें तो यहाँ पे देश विदेश की बात हो रही है, भारत से थाईलैंड, ठीक है, म्यांमार, इसकी बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी, देश विदेश वाला सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। अखबारों में किसी समस्या, घटना या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करना क्या है, किसके अंतर्गत आता है? नाटक, व्यापार, संपादकीय या साक्षात्कार। तो यहाँ पे किसके अंदर आएगा, ये संपादकीय, जिसके अंदर अखबार में किसी समस्या, घटना या मुद्दे के प्रति क्या अपनी राय प्रकट करते हैं। आपका ऑप्शन सी निकलकर जो संपादकीय है वो राइट आंसर निकलकर आ जाएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है, टीवी समाचारों के चरणों में से ड्राई एंकर के बारे में कौन सा कथन सही है? ड्राई एंकर के बारे में पूछा गया, कौन सा कथन सही है? तो एंकर का घटना से संबंधित दृश्य दिखाना, एंकर का रिपोर्टर से फोन पर सूचनाएं लेना, एंकर का खबर को पूर्णता के साथ पेश करना,
एंकर का दर्शकों का को सीधे घटना के बारे में बताना। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इसमें राइट आंसर निकल कर आ जाएगा एंकर का दर्शकों को सीधे घटना के बारे में बताना। ये ड्राई एंकर के बारे में है। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका एंड फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ इस तरह से गद्यांश दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए। आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। बाजार में एक जादू है, ठीक है। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द किस संदर्भ में आया है? समृद्धि, आकर्षण, सफलता या धन बाहुल्य। एक जादू है, इसमें किसके बारे में कहा गया? तो ये देखिए, अगर हम आकर्षण, ठीक है, ऑप्शन जो आपका ख है जिसे बी बोलेंगे, ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आकर्षण रेखांकित शब्द का ये अर्थ है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए। बाजार की मर्यादा के माध्यम से लेखक उसकी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रिक्त स्थान के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है आपको। सीमा, उन्नति, प्रतिष्ठा या स्वाभिमान। अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो बाजार की मर्यादा के माध्यम से लेखक उसकी सीमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन जो है ए आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे इसके। तो कथन और कारण वाला है, सॉरी कथन वाले है क्वेश्चन। कथन देखिए, अगर हम दो दिए हुए, बाजार से बहुतायत में सामान खरीदने का मनोवैज्ञानिक कारण है। हम अपनी खरीदारी से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उपयुक्त कथनों के लिए सही विकल्प चुनना है आपको। तो कथन का गलत और जो कथन ख है वो सही है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें डायरेक्ट, तो ये आपका कथन ए सही है और कथन ख भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ऑप्शन सी देखे, यहाँ पे लिखा हुआ है कथन क सही है और कथन जो है ख उसकी सही व्याख्या। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश, फिर आपका रिक्त स्थान दिया हुआ है, संस्कृति को आधार बनाकर लिखा गया। तो इसके रिक्त स्थान के लिए आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना है। तो अगर हम देखें, उपयोगितावादी, उपभोक्तावादी, बहुआयामी या आधुनिक। अगर हम देखें इसका राइट आंसर, तो आपका आ जाएगा उपयुक्त गद्यांश उपभोक्तावादी संस्कृति को आधार बनाकर लिखा गया। उपभोक्तावादी ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। उपयुक्त वाक्य में लेखक कह रहा है कि निश्चित के अभाव में अनावश्यक चीजों की खरीदारी होती है। किसकी? व्यवस्था, प्रयोजन, संसाधनों या धारणाओं। अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। प्रयोजन यहाँ पे आपका है, ठीक है। प्रयोजन के अभाव में अनावश्यक चीजों की खरीदारी होती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है। यहाँ पे अभी तक हम जो कर रहे थे फोर्थ के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। 5वां है, निम्नलिखित पठित काव्यांश को आपको पढ़कर इससे आधारित पूछे गए जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने आपको। तो आइए एक बार, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ये आपका दिया हुआ है काव्यांश। हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, तो आप क्यों अपाहिज है? साक्षात्कारता के ऐसे प्रश्न पूछने पर उसके होने का पता चलता है। क्या है? भावुक, क्रोधित, प्रज्ञाहीन या संवेदनहीन। अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो वो संवेदनहीन होने का पता चलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए। जल्दी बताइए वह दुख बताइए। ये आपका जो जल्दी बताइए जो रेखांकित किया गया शब्द है उसके बारे में बोला गया है कि क्यों प्रयोग में लिया गया। तो साक्षात्कारदाता की वेदना को प्रबल करने के लिए, अपने मूल्यवान समय की बचत करने के लिए, पाठकों में सुनने की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, साक्षात्कार जल्दी समाप्त करने के लिए। तो जल्दी बताइए वह दुख बताइए, ये क्यों किया गया है प्रयोग? तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा पाठकों में सुनने की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए हम। कविता में अपाहिज व्यक्ति कोई उत्तर नहीं दे रहा है क्योंकि प्रश्नकर्ता उस पर हावी हो रहा है, उससे प्रश्न समझ नहीं आ रहे, वह अपना दुख सबसे छिपाना चाहता है, उसे उत्तर देने के लिए अधिक समय चाहिए। क्यों नहीं दे रहा है? अगर हम देखें तो प्रश्नकर्ता उस पर क्या है? हावी हो रहा है, यानी प्रश्न पूछने वाला क्या है? उस पर हावी हो रहा है, इसीलिए वो आंसर नहीं दे पा रहा है। तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन का ए। फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ आए तो कथन दिए हुए। कथन क्या है? दिव्यांग व्यक्ति कैमरे पर अपनी वेदना को व्यक्त करने में असमर्थ है। कथन ख देखिए, प्रश्नकर्ता का व्यवहार दिव्यांग व्यक्ति के मन मस्तिष्क को पहले ही आहत कर देता है। उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें सही, तो कथन आपका जो है का सही है और ख उसका सही कारण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ख इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो है मिलान करने वाला है, ये इसके अंदर मिलान करना है आपको। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे पद्यांश में रेखांकित शब्द जो है आपका इससे साक्षात्कारदाता के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगर हमारे पद्यांश में प्रयुक्त प्रश्नों का उद्देश्य अगर हम देखें तो क्या निकल कर आ जाएगा?
वो आ जाएगा संवेदनशीलता के अभाव को दर्शाना, और पद्यांश का अप्रत्यक्ष लक्ष्य दृश्य संचार द्वारा करुणा का व्यवसाय। तो ये इस मिलान हो जाएगा। एंड इस तरह से अगर हम देखें, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला एंड तीसरे का दूसरा, कुछ इस तरह से ये आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें बोला गया पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के आंसर देने आपको। सिल्वर वेडिंग वेडिंग कहानी किस पर आधारित है? पारिवारिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, पीढ़ी अंतराल या वृद्धावस्था। तो इसके अंदर जो अगर हम देखें तो किस पर आधारित है ये? पीढ़ी अंतराल पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यशोधर पंत की पत्नी को मातृ सुलभ मजबूरी में क्या बनना पड़ा? कंजूस, खर्चीला, आधुनिक या पुराणपंथी। अगर हम देखें इसका राइट आंसर तो क्या है? आधुनिक। ऑप्शन सी ये इसका राइट आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार नई पीढ़ी किसे महत्व देती है? मानवीय संवेदना को, आध्यात्मिकता को, संयुक्त परिवार को या भौतिकता को। अगर हम देखें सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार नई पीढ़ी किसे अधिक महत्व देती है, तो वो आ जाएगा आपका भौतिकता को। ठीक है, ऑप्शन जो डी है भौतिकता को, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। उपयुक्त पंक्ति से लेखक के स्वभाव का पता चलता है। कैसा? रौबदार, शरारती, उदासीन या स्वानुशासित। तो यहाँ पे देखिए स्वानुशासित, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर आएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चले। कविता के प्रति आनंदा का झुकाव किसके कारण बढ़ा? यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए। कविता को कंठस्थ करने में रुचि होने, मास्टर सोदन सोदनगेकर के से प्रभावित होने के कारण, स्वयं कविताओं का निर्माण करने, मंत्री मास्टर को प्रोत्साहित करने। यहाँ पे देखें तो मास्टर जो है सोदलगेकर, ठीक है, सोदलगेकर के से प्रभावित होने के कारण, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जूझ कहानी की सबसे उचित उद्देश्य आपको लिखना है। तो अध्ययनशील छात्र बनना चाहिए, मनुष्य को संघर्ष करते रहना चाहिए, शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगर हम देखें तो मनुष्य क्या है? संघर्ष करते रहना चाहिए। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। जो जूझ कहानी है उसका उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। तो कथन दिए हुए हैं। कथन क्या है? ये मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, अगर आपने इसे पढ़ा हो 12th क्लास की हिस्ट्री में आपका, कि साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना है। कथन जोखा है। मोहनजोदड़ो सभ्यता को प्रकृति ने नहीं बल्कि मानव ने कुशलता पूर्वक बसाया था। दोनों सही है। एंड यहाँ पे इसके आंसर्स की बात करें हम, तो कथन का सही है और खा उसकी उचित व्याख्या है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती होगी। उपयुक्त पंक्ति को किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है? मानव सभ्यता द्वारा अपनी संस्कृति की रक्षा करना, खुदाई के माध्यम से पुरानी सभ्यताओं की चेतना को जानना, प्रत्येक संस्कृति में कला और वास्तुकला को उत्कृष्ट प्रयोग होना, मानव व्यवहार और विचारों का एक युग से दूसरे युग तक पहुंचना। इसके आंसर की बात करें हम, तो मानव व्यवहार का क्या है? एक विचार से दूसरे विचारों तक क्या है? वहां तक पहुंचने के बारे में बात की गई है। तो ये आपका ऑप्शन जो डी है, मानव व्यवहार और विचारों का एक युग से दूसरे युग पहुंचना, ये इसका राइट आंसर होगा। 9वें क्वेश्चन की तरफ आए। लेखक ने मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल के कारण कहा। किस कारण कहा? आधुनिक अवशेष नहीं मिले, आडंबर रहित अवशेष थे, धार्मिक चिन्ह नहीं मिले या कुएं की संस्कृति मिलने के कारण। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, आडंबर रहित अवशेष मिलने के कारण यहाँ पे एक कहा गया है कि लो प्रोफाइल है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की तरफ आए। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की कौन सी विशेषता अनूठी मिसाल है? यहाँ पे बोला गया है लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की कौन सी विशेषता अनूठी मिसाल है। तो आज के समय देखें मोहनजोदड़ो के बारे में अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा और पता होगा आपको, तो मोहनजोदड़ो ऐसी सभ्यता थी जो सबसे पहले एक तो खोजी गई सभ्यता मानी जाती है, जो शहरी सभ्यता है। एंड वो बहुत ज्यादा फेमस थी अपने नगर नियोजन के लिए। ये आप अभी से अगर हम देखें तो करीब 4500 वर्ष पहले की बात हो रही है। उस समय जो है यहाँ की नगर नियोजन की बात होती है। नगर को जो बसाया गया था एक तरीके से बसाया गया था। आज भी इसकी जो है चर्चा होती है। तो नगर नियोजन इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये इसलिए प्रसिद्ध था। तो ये आपका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन वाला जो 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में, तो ये आपके डिस्कस हो गए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इस पैटर्न पे ये आपका इंग्लिश जो है हिंदी कोर का पेपर इस पैटर्न पे आपका आएगा। इलेक्टिव का भी इसी पैटर्न पे आएगा।
बाकी ये हिंदी आपका कोर है, ध्यान से आपको समझना है, इलेक्टिव नहीं है। इससे पहले हमने इलेक्टिव के पेपर डिस्कस कर रखे हैं। तो ये आपका हिंदी कोर का पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट के अंदर जो है वर्णनात्मक जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नीचे आपको राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिखेगा, तो आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल का आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। बाकी यही था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।